Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था लास्ट टाइम और आज ये उसका सेकंड लेक्चर है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने कोफैक्टर्स की टाइप्स पढ़ी थी, उसके बाद फिर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे व्हाट इज़ एपोएंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। ये हमारा थोड़ा सा प्रीव्यू है जो हमने अभी तक पढ़ा है। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है वाई एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने हैं। एक, वाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म, और तीसरा, एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले वाई एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। लास्ट टाइम हमने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने एक बात की थी कि जितने भी एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर रिएक्शंस। वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं उसके रीज़न आज हमने डिस्कस करनी। सबसे पहले हमने देखना यह है कि व्हाट इज एंजाइम्स। एंजाइम आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल से क्या मुराद है? हर वो चीज़ जिसमें 3 एक्सिस हों वो 3 डायमेंशनल कहलाती है। एक्स, वाई और जी। यानी जैसे एक चूड़ी है उसमें सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, लेकिन जो एक गेंद है अगर उसको दरमियान में रखें, जो मिड उसका अंदर मिड पॉइंट है, उससे 3 लाइनें निकल सकती है आराम से, वो 3 डायमेंशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो चूड़ी की तरह नहीं है, हालांकि वो भी गोल होती है। एंजाइम गेंद की तरह है, एक बॉल की तरह है, तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। और एंजाइम की कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया था कि जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हर एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट अंदाज में अरेंज होते हैं, और इस डिफरेंट अंदाज में अरेंज होने की वजह से हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री बनती है, और वो जो स्पेसिफिक केमिस्ट्री है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बनती है। तो इस वजह से पहली जो रीजन है वो स्पेसिफिक कंपोजिशन है ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड। क्या हर एंजाइम एक मखसूस कंपोजिशन रखता है, और मखसूस कंपोजिशन क्यों रखता है? उसके अमाइनो एसिड मखसूस हैं, और हर अमाइनो एसिड की जो एक्टिव साइट है जहां बाइंड करता है एंजाइम वो स्पेसिफिक शेप रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 मैंने सबस्ट्रेट ड्रा की हैं, ए है, बी है और सी है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से कौन सी बाइंड करेगी, तो आप फौरन कहेंगे ए भी कर सकती है, सी भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो शेप है और इसकी जो शेप है वो एक दूसरे को फिट कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं इस एक्टिव साइट के लिए ए और सी सबस्ट्रेट बनाई गई है। तो स्पेसिफिक शेप की वजह से सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकती है। और दूसरी जो रीजन हमने डिस्कस की थी, हर अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो एंजाइम के अंदर डिफरेंट है। तो जब अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं, बाद दफा एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो एक्टिव साइट को हम चार्ज बियरिंग साइट भी कह सकते हैं। चार्ज बियरिंग साइट भी इसको कहा जाता है। और इस स्पेसिफिक चार्ज की वजह से, जो अमाइनो एसिड की वजह से बना है, इस स्पेसिफिक चार्ज की वजह से जो सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड। जैसे मैं कहता हूं कि यहां हमारे पास सपोज आसान अंदाज में समझाने के लिए मैं कहता हूं कि एक्टिव साइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो सबस्ट्रेट ए है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमने लास्ट अभी जो डिस्कस किया, शेप की वजह से ए भी बाइंड कर सकती है, शेप की वजह से सी भी बाइंड कर सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जो उसके अमाइनो एसिड की वजह से बना है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए ए और सी में से कौन सी बाइंड करेगी, तो आपको जवाब फौरन क्या होगा? सी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये चार्ज किस वजह से बना? अमाइनो एसिड की वजह से। और ये शेप की अरेंजमेंट किस वजह से बनी? अमाइनो एसिड की प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम की कंपोजिशन चूंकि स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अमाइनो एसिड हैं वो स्पेसिफिक है हर एंजाइम के, और वो अमाइनो एसिड अरेंज होकर स्पेसिफिक शेप भी बनाते हैं, वो अमाइनो एसिड अरेंज होकर स्पेसिफिक चार्ज भी बनाते हैं। और ये 2 बड़ी रीज़न है उसकी स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक चार्ज की वजह से एक एंजाइम सिर्फ एक मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, दूसरी को बाइंड नहीं कर सकता। तो एन एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द प्रोडक्ट। कि जो एंजाइम का अगर हम एक्शन की बात करें तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 बड़े सॉलिड फैक्टर हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इक्वेशन ऑफ बायोकैटालिसिस, बायोकैटालिसिस से क्या मुराद है
कि एंजाइम एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। तो ये सिंपल सा है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और एंजाइम अलहदा हो जाता है। और एंजाइम जब अलहदा होता है इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन वैसी ही होती है जैसे ये रिएक्शन में स्टार्ट हुआ। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि एंजाइम इज रिलीज, जब रिएक्शन हो जाते हैं तो एंजाइम अलहदा हो जाता है, अनअल्टर्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, एंड यूज अगेन एंड अगेन, और वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये एंजाइम जो अलहदा हुआ है ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है रिएक्शन के अंदर। तो इस वजह से कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर अमाउंट एंजाइम की हो तो वो काफ़ी सारे रिएक्शन को कैटालाइज कर सकती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म्स, क्योंकि बाद एंजाइम के अंदर डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दी गई है पेप्सिन की। पेप्सिन बनाते स्टोमिक की वॉल के अंदर कुछ सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स कहलाते हैं। अब पेप्सिन को अगर सेल के अंदर ही एक्टिव कर दिया जाता तो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अच्छा, जो खास तौर पे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर उनकी सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा होती है। एक से ज़्यादा क्या का मतलब क्या है कि वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन, ये नहीं कि सारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करें, यानी उनकी जो सबस्ट्रेट की रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है आम एंजाइम की निस्बत। इस वजह से वो ज़्यादा टाइप के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में देखने के लिए आती है कि अगर वो सेल के अंदर इन एक्टिव फॉर्म के अंदर बन जाए तो सेल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, खासतौर पर जैसे मेमेलियन सेल है उसमें 70% वाटर, अगर हम वाटर को निकाल दें जो बाकी सेल बचेगा उसका 50% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। यानी वैसे तो ज़्यादा 70% वाटर है, लेकिन अगर हम वाटर को निगलेक्ट कर दें तो बाकी जो सेल बचेगा, यानी जो ड्राई सेल बचेगा उसका 50% हिस्सा प्रोटीन है। मेम्ब्रेन्स प्रोटीन से मिलकर एंजाइम प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह काफ़ी किस्म की प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर ये सेल के अंदर ही एक्टिव हो जाए तो सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। इस वजह से इसको हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है स्टोमिक के अंदर, जिसका नाम है, उसको बनाया हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में जाता है और रिलीज भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। तो सम एंजाइम आर पोटेंशियली डैमेजिंग, कुछ एंजाइम के अंदर सलाहियत होती है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनको एक्टिव फॉर्म के अंदर बना दिया जाए। जैसे पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस वजह से इसको इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है जिसको पेप्सिनोजेन कहा जाता है, और फिर इसको एक्टिव किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पेप्सिनोजेन की, स्टोमिक के अंदर HCl मौजूद होता है जो इस पेप्सिनोजेन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टोमिक के अंदर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और यहाँ इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि यहाँ फूड जो मौजूद है और उस फूड के साथ जिसमें प्रोटीन आया है उसको ये यहाँ डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये दोबारा क्यों नहीं सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता। तो इसका जवाब ये है, हमारे स्टोमिक के अंदर एक लेयर बनी होती है जो इसको दोबारा सेल तक पहुँचने ही नहीं देती, जिसका नाम है म्यूकस। अगर खुदा ना खास्ता ये म्यूकस डैमेज हो जाए तो हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर हो गया। तो बहरहाल इस एंजाइम को सेल के अंदर इनएक्टिव नहीं बनाया जाता क्योंकि ये सेल के अंदर तोड़फोड़ कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब वो रिलीज होता है फिर इसको एक्टिव बनाया जाता है क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत है कि उसने फूड को डाइजेस्ट करना है। तो इट इज़ एक्टिवेटेड ओनली इन डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इसको एक्टिव बनाया जाता है वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव, जहाँ इसकी ज़रूरत एक्टिव होने की है। तो ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया कि वाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने समझना ये है कि रिएक्शन बाद एंजाइम ऐसे हैं वो सीरीज में एक्ट करते हैं, वो उनको ज़रूरत कब पेश आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा रिएक्शन होता जिससे A से B बनना होता तो एक एंजाइम की ज़रूरत थी।
बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं कि ए से ई बनना होता है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, और सॉरी ए रिएक्टेंट है, ई प्रोडक्ट है, लेकिन इस ई में कन्वर्ट होने के लिए पहले ए बी में कन्वर्ट होता है, बी सी में कन्वर्ट होता है, सी डी में कन्वर्ट होता है, और फाइनली डी ई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो दरमियान में जो कंपाउंड बने हैं इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है, इंटरमीडिएट का। तो रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट पी है, यानी सबस्ट्रेट ए है और इंटरमीडिएट बी सी और डी है। अब इस अगर ए से बी में कन्वर्शन होती यानी बी प्रोडक्ट होती, इसको हम कहते हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन ए से ई, ए का ई में कन्वर्ट होना, तो यहां एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हुआ बल्कि ये 4 मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी वो हमारे पास प्रोसीजर, वो प्रोसेस या वो पाथवे जिसमें ए प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होता है बाय सीरीज ऑफ ए रिएक्शंस, उसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर ए से बी में डायरेक्टली कन्वर्शन हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन ए से ई में कन्वर्शन हो रही है काफी सारे सीरीज रिएक्शन के जरिए से, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे को परफॉर्म करने वाले इंजाइम्स जैसे E1, E2, E3, E4 ये सीरीज में काम करते हैं, सीरीज में काम करते हैं। तो यही बात यहीं से हमने स्टार्ट करना है कि बाज़ केसेस में जो एंजाइम है वो सीरीज में काम कर रहे होते हैं। और ये सीरीज में काम क्यों करते हैं? ताकि एक मेटाबॉलिक पाथवे को शुरू करवाया जा सके। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। अगर इसको हम उल्ट कर दें तो ये रेस्पिरेशन हो जाती है कि ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये बड़ा सिंपल सी इक्वेशन नज़र आ रही है हमें, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो आपकी बायोलॉजी के अंदर है वो सिर्फ इन 2 प्रोसेस को ही डिस्कस करता है, हालांकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। पहला हाफ उसका फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करता है और दूसरा हाफ रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इतने सिंपल होते तो 2 लाइनों में आ जाते। तो आधा चैप्टर इनका इस्तेमाल होना मकसद ये है कि ये सिंपल, इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं जितनी ये नज़र आ रही है। तो ये प्रोसेस काफ़ी स्टेप्स के ज़रिए से होता है, इसको हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए ये भी काफ़ी सारी सीरीज से गुजरते हैं। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो सीरीज ऑफ रिएक्शन चाहिए होता है। उसके बाद इन एंजाइम की जो अरेंजमेंट है, सक्सेसिव का मतलब है लगातार। ये जो लगातार एंजाइम आते हैं, जैसे पहले E1 आया, फिर E2 आया, फिर E3 आया, फिर E4 आया। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में भी ये इसी तरतीब से ही पड़े होते हैं, यानी किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए जो सक्सेसिव एंजाइम है, जो लगातार एंजाइम आते हैं, जैसे E1 है, E2, अगर ये E1 E3 होता तो ये सक्सेसिव सीरीज नहीं बनती। E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। तो सेल के अंदर भी ये इसी तरतीब से पड़े होते हैं, जिस तरतीब से उन्होंने रिएक्शन को परफॉर्म करना है। तो इसमें होता क्या है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट लेता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दूसरे को देते हैं, दूसरे की वो सबस्ट्रेट बन जाती है। जैसे E1 इसने सबस्ट्रेट A को लिया और प्रोडक्ट B में कन्वर्ट करके E2 को दे, E2 की B सबस्ट्रेट बन गई और E2 की C प्रोडक्ट बन गई, B E2 के जरिए से C में कन्वर्ट हुई, E3 की C सबस्ट्रेट बन गई, E3 इसको D प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, E4 की D सबस्ट्रेट बन गई और E4 की प्रोडक्ट क्या E है। तो यही बात है और इस तरह ये एक चेन बनाते हैं जिसको एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन कहा जाता है। सक्सेसिव एंजाइम, ये जो एंजाइम लगातार एक सीरीज में इस्तेमाल होते हैं कंटेनिंग दीज रिएक्शन, जिन्होंने सीरीज ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है और नॉर्मली प्रेजेंट ये सेल के अंदर आमतौर पे इन प्रिसाइज ऑर्डर बिल्कुल सही तरतीब से पड़े होते हैं, E1 E2 E3 E4 वाली तरतीब से पड़े होते हैं ऑफ दिस रिएक्शन, जिस तरह उन्होंने उन रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। और इस तरह लगता है कि सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है उसको आम फहम अंदाज में ऐसे कह सकते हैं, उसने हैंड ऑन किया, यानी एक तरफ एक हाथ से लिए आगे दे दिया, फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर एंजाइम फॉर्मिंग चेन टू चेन रिएक्शन।
और इस सीरीज में होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ वन स्टेप, जैसे E1 की जो प्रोडक्ट है इस ट्रांसफर टू द एंजाइम, वो उस एंजाइम को ट्रांसफर की जाती है कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप को कैटालाइज कर रहे हैं। यानी E1 एक स्टेप है, इसकी जो प्रोडक्ट B है इसको E2 एंजाइम को स्पुर्द कर दिया जाता है, E2 सेकंड स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि एक स्टेप की प्रोडक्ट उस एंजाइम को दी जाती है जो अगला स्टेप कैटालाइज उसको स्पीड अप कर रहा है। तो ये हमारे पास एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ आपने दो टर्म और भी ध्यान में रखनी है कि फीडबैक एक्टिवेशन क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कंडीशन के लिहाज से बदलती रहती है। जैसे एक इंसान रेस्ट में हो, मसल सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, एटीपी कम बनेंगे। जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा हो तो एटीपी ज़्यादा बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेल के अंदर जो एटीपी बनने का प्रोसीजर है वो कंट्रोल में है, कभी ज़्यादा हो रहा है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कभी कम हो रहा है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि जब हम जिस तरह हमारे पास हर चीज़ की सेल के अंदर एक रेंज है। जैसे मैं कहता हूँ सेल को 10 मालिक्यूल चाहिए, रिक्वायरमेंट है सेल की, तो जो ही 10 मालिक्यूल बनेंगे, ये जो 10 मालिक्यूल का बनना 11वां मालिक्यूल इस सारे रिएक्शन को रोक देगा। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है? अगर कोई भी एंजाइम जो काम कर रहा है और उस काम की वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है, अगर वो प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन को रोक दे तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और जब वो प्रोडक्ट ज़रूरत से कम होगी तो वो सीरीज ऑफ रिएक्शन दोबारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फीडबैक एक्टिवेशन। तो फीडबैक इनहिबिशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड, कि एंजाइम का जो काम करने का तरीका है वो रुक जाता है बाय द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के जरिए से, ऑफ रिएक्शन, उसी एंजाइम के रिएक्शन के, व्हेन एक्सीड द लिमिट, जब वो लिमिट एक्सीड करती। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी दफ़ा आया, ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया, बल्कि पिछले साल बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था। एंजाइम चेन टू चेन के काफ़ी सारे एंजाइम है वो हमेशा सीरीज़ में काम करते हैं, और सीरीज़ में काम करके वो मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये वो प्रोसेस हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए से कंप्लीट होते हैं। और वो एंजाइम जिन्होंने इस मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट कर, वो हमेशा लगातार तरतीब से पड़े होते हैं। और इसमें ऐसे लगता है कि एक मालिक्यूल, एक जो एंजाइम है वो एक हाथ से सबस्ट्रेट लेते हैं, दूसरे हाथ को दे देता है। उस तरह हमारे पास एक चेन टू चेन बनती है। और इस चेन में ये होता है कि हमेशा एक स्टेप की जो प्रोडक्ट है वो अगले एंजाइम को ट्रांसफ़र कर दी जाती है जो अगले स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले कि एंजाइम आर स्पेसिफिक, एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होता है, वाई सम एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म्स, और आखिर में है कि एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.